प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में भारत की तरफ से एससीओ समिट में पार्ट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आतंकवाद को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई देशों के नेता मौजूद थे। इस दौरान भारत का प्रतिनिधित्व करे जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग करने और बेनकाब करने को कहा जो आतंकवादियों को प्रश्न देते हैं, उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराते हैं और आतंकवाद को नज़रअंदाज करते हैं। जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो क्षेत्रीय वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को रखते हुए जयशंकर ने कहा कि एससीओ का एक मूल लक्ष्य आतंकवाद से लड़ना है। जयशंकर ने सम्मेलन में कहा, हमसे कई लोग के अपने अनुभव हैं जो अक्सर हमारी सीमाओं से परे सामने से आते हैं। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो क्षेत्रीय वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता या माफ़ नहीं किया जा सकता। जयशंकर ने पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन के प्रमुख संदर्भ में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन देशों को अलग थलग करना चाहिए, बेनकाब कर देना चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। चीन ने अक्सर पाकिस्तान के वांछित आतंकवादियों को काली सूची में डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत प्रस्तावों को अवगत दिया था। उन्होंने कहा, सीमा पार आतंकवाद के लिए निर्णायक प्रतिक्रिया चाहिए और आतंकवाद के वित्त पोषण से भर्ती से दृढ़ता से निपटना होगा। हमें हमारे नौजवानों के बीच कट्टरता फैलाने के प्रयासों को रोकने के लिए सक्रियता से कदम उठाने चाहिए। जयशंकर ने कहा कि पिछले साल भारत की अध्यक्षता के दौरान इस विषय पर जारी संयुक्त बयान नई दिल्ली की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि एससीओ वसुधैव कुटुंबकम के सदियों पुराने सिद्धांत का पालन करते हुए लोगों को एकजुट करने, सहयोग करने, बढ़ने और समृद्ध होने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। जयशंकर ने बाद में एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के शिखर सम्मेलन में भारत का वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं देने के लिए सम्मेलन में उपस्थित नेताओं को धन्यवाद। एवं चीन के बारे में बात करें, चीन ने गुरुवार को पुष्टि की है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी में एक सशस्त्र हमले में उसके कई नागरिक मारे गए हैं या लापता हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सोने से समृद्ध इतूरी प्रांत में एक खनन स्थल पर मिलिशिया के हमले में कम से कम 4 चीनी नागरिक मारे गए हैं। बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने बिना संख्या बताए कहा कि डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक निजी चीनी कंपनी पर सशस्त्र बलों द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कई चीनी नागरिक मारे गए और लापता हो गए। मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन इस हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा, हम मांग करते हैं कि डीआरसी पक्ष जल्द से जल्द हत्यारों का पता लगाए और उन्हें कानून के अनुसार सख्त सजा दे। डीआरसी में खनन स्थलों और काफिलों पर हमले आम हैं, जैसे कि कांगो के निवासियों और चीनी खनिकों के बीच सोने को लेकर संघर्ष है। कुछ स्थानीय सूत्रों ने बुधवार की घटना के लिए मिलिशिया समूह कोडेको को जिम्मेदार ठहराया, जो प्रतिनिधि हेमा जनजाति के खिलाफ लेंडू जनजाति के हितों की रक्षा करने का दावा करता है। प्रांतीय डिप्टी जीन पियरे बिकलीसेडे ने एएफपी को बताया कि कोडेको ने चीनी खनन स्थल पर घुसपैठ की, जो इत्रू के जुग्गू क्षेत्र में अबोम्बी शहर में से बहुत दूर नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे पास 4 चीनी मारे गए और 2 एफआरडीसी कांगोली सेना सदस्य घायल होने की पहली अंतिम संख्या है। अन्य स्थानीय सूत्रों ने मरने वालों की संख्या 6 चीनी नागरिकों, उनके अंगरक्षकों, 2 कांगोली सैनिकों और 2 नागरिकों को बताया है। आइए हम बात करें प्रधानमंत्री की रूस दौरे के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते रूस का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पीएम मोदी की यात्रा से पहले रूस ने ऐलान किया है कि वह भारत में टैंकों के मजबूत कवच को फाड़ने वाले गोलों का निर्माण शुरू कर दिया है। इसे खास तौर पर भारतीय सेना के लिए बनाया जा रहा है। ये गोले किसी भी बख्तरबंद को पलक झपकते फाड़ सकते हैं। इसे भारत रूस के रक्षा संबंधों में मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत रूस के बीच रक्षा संबंधों का एक लंबा और ठोस इतिहास है। इसमें भारत में हथियारों, गोला बारूद का संयुक्त और लाइसेंस के जरिए उत्पादन भी शामिल है। रूसी राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा निगम रोस्टेक का हिस्सा रोसोबोरोन एक्सपोर्ट हथियार निर्यातक ने भारत में
मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स का निर्माण शुरू कर दिया है। निगम ने गुरुवार को बताया कि यह संयोग भारत के मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान पहलों के साथ एलाइन किया गया है, जिसमें भारतीय रक्षा उद्योग के सहयोग से रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने कई फैसिलिटी स्थापित की है। रोस्टेक ने रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के महानिदेशक एलेक्जेंडर मिखेव के हवाले से कहा है कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए रूसी भारतीय सहयोग एक नए मील के पत्थर पर पहुंच गया है। भारतीय रक्षा ढांचे के आधार पर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने मैंगो टैंक राउंड के निर्माण के लिए आवश्यक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। यह विकास भारत की प्रौद्योगिकी आत्मसात और उत्पादन संगठन की प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाता है। भारत में रोसोबोरोन एक्सपोर्ट का काम व्यापक औद्योगिक साझेदारी का एक शानदार उदाहरण है। रूस ने कहा कि सहयोगी ढांचे के भीतर विभिन्न प्रकार के हथियारों से जुड़ी संयुक्त परियोजनाओं को विकसित किया गया है, जो दो अलग अलग देशों की कंपनीज के बीच सहयोग के एक असाधारण स्तर को प्रदर्शित करता है। इस बीच रोस्टेक के प्रमुख सर्गेई चेमजेव ने उसी बयान में कहा कि भारत में रूसी गोला बारूद के उत्पादन का स्थानीयकरण भविष्य में आगे बढ़ता रहेगा। चेमजेव ने कहा, रोस्टेक के पास मित्र देशों के साथ औद्योगिक साझेदारी का काफ़ी अनुभव है। कई परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विशेषता साझा करना शामिल है। इस तरह की साझेदारी आयात करने वाले देश को अपना उत्पादन विकसित करने में सक्षम बनाती है, जो एक प्रमुख रक्षा समाधान आपूर्तिकर्ता के रूप में रोस्टेक के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। हम भारत के साथ ऐसी कई परियोजनाओं को लागू करने का इरादा रखते हैं। इन परियोजनाओं में टीन एंटी टैंकों, कवच भेदी सब कैलिबर प्रोजेक्टाइल से लैस मैंगो शेल और अन्य उन्नत हथियार प्रणालियों को लाइसेंस प्राप्त उत्पादन शामिल है। 3VBM-17 मैंगो शेल में 3BM-42 फिन स्टेबलाइज आर्मर पियर्सिंग सब कैलिबर प्रोजेक्टाइल है। समग्र कवच से लैस आधुनिक टैंकों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाता है। चेमजोव ने कहा कि भविष्य में मैंगो राउंड के स्थानीय उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी भारत में बारूद निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है, जिसे वाहनों को संयुक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा रूसी कंपनी भारत की रक्षा होल्डिंग के आधार पर भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये हम बात करें चीन के ऋणों के बारे में। अध्ययनों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से अफ्रीका में चीनी उपस्थिति में इस गिरावट के दो कारण हैं। चीन के सामने आंतरिक उथल-पुथल और समस्याएं तथा BRI परियोजनाओं से जुड़ी कठिनाइयों के कारण अफ्रीकी देशों द्वारा चीन से ऋण स्वीकार करने में अनिच्छा है। ऐसे में अफ्रीका में चीन की BRI परियोजना खटाई में है। हाल के वर्षों में चीन घरेलू चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्थानीय सरकारों के राजस्व ने हमेशा चीन की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2020-21 की महामारी के बाद से संपत्ति और भूमि के गिरते मूल्यों और बढ़े हुए सरकारी खर्च ने स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व की कमी पैदा कर दी है। 2022 में प्रांतों का राजस्व घाटा $1000 बिलियन के आंकड़े को पार कर दिया था। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफ्रीका में एक गतिरोध पर पहुंच गई है। कर्ज के बोझ तले दबे और भ्रष्टाचार के घोटालों, श्रम कानूनों के उल्लंघन, पर्यावरणीय खतरों और BRI परियोजनाओं से जुड़े सार्वजनिक विरोधों का सामना करते हुए अफ्रीकी देश तेजी से इन्हें ठुकरा रहे हैं और अब महाद्वीप में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अफ्रीका की ओर रुख कर रहे हैं। भारत भी अफ्रीकी देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका का कहना है कि 2023 में बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि चीन द्वारा अफ्रीका को दिए जाने वाले ऋण 2 दशकों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उप सहारा अफ्रीका में BRI निवेश 2021 और 23 के बीच 55% गिरकर 2021 में $16.5 बिलियन से 2023 में $7.5 बिलियन हो गया है। इस क्षेत्र ने 2022 में निर्माण गतिविधियों में $4.5 बिलियन का निवेश किया, जबकि 2021 में $8.1 बिलियन था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन में कहा गया कि अफ्रीका में BRI निवेश 2016 में अपने चरम पर पहुंच गया था। उसके बाद अफ्रीका में चीनी ऋणों की मात्रा में लगातार गिरावट आई है। 2017 से 19 के महामारी पूर्व वर्षों में 2020 से 22 के महामारी वर्षों के बीच अफ्रीकी देशों को दिए जाने वाले ऋण की औसत मात्रा में 37% की गिरावट आई है। महामारी के बाद के वर्षों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इन अध्ययनों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका में चीनी उपस्थिति में आई गिरावट के दो कारण हैं: चीन के सामने आंतरिक उथल-पुथल और समस्याएं तथा BRI परियोजनाओं से जुड़ी कठिनाइयों के कारण अफ्रीकी देशों द्वारा चीन से ऋण स्वीकार करने में अनिच्छा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।